1, 2, 3, come on. नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मौजूद देशवासियों, सभी को जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाजी हसनैन रज़ा फ़ौजी एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ और आज कुछ मेरे पास कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं जो कि मुल्क के बेहतरी के लिए हैं, मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आपके सामने मैं अपनी कुछ बात रखूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी देखने में आ रही हैं जो दिल को दहला देने वाली हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक देश का एक फौजी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अगर कुछ बुरा देखूं, कुछ गलत देखूं तो मैं उस पर अपनी राय रखूं, क्योंकि हमारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप कोई गलत चीज़ देखते हैं तो उसका विरोध कीजिए, उसका ताकत से विरोध कीजिए। अगर ताकतवर नहीं है तो बोल के उसका विरोध कीजिए, और बोल भी नहीं सकते तो दिल ही दिल में उसको बुरा मानकर उसका विरोध कीजिए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताकत भी रखता हूँ, बोल भी सकता हूँ और दिल में भी बुरा बोल सकता हूँ। ये तीनों चीजें मैं अपने आप में रखता हूँ और मैं नंबर एक, आज के हालात हाजरा पर थोड़ी सी मैं आपको तवज्जो चाहूँगा। आज मुल्क एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है उस बीमारी से, और सब लोग जानते हैं जिसका नाम कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जाम है, लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी के कारोबार रुके हुए हैं, सभी अपनी अपनी रोजी रोजगार को कैसे चला रहे हैं, अपनी फैमिली परिवार को कैसे पाल रहे हैं, बस वही जान रहे हैं। एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ हमारे मुल्क की हुकूमत, जिनके मुंह पे कुछ है और दिल में कुछ है। मैं उनकी कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, आप समझ जाएंगे कि मेरा इशारा क्या है और मैं क्या कहना चाह रहा हूं। स्कूल सारे बंद हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, गिरजाघर सब बंद हैं, और भी बहुत सारी चीजें बंद हैं जो तफसील से बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। खाने की कोई होम डिलीवरी नहीं हो रही है साहब, किताबों की कोई होम डिलीवरी नहीं हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले शुरू करवाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ अमल में आई है। दवाइयों की कोई होम डिलीवरी नहीं हो रही है। मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, उन पे लॉकडाउन का पालन हो रहा है, जैसे तैसे करके वो चल रही है चीज़। होम कंस्ट्रक्शन वर्क जितने भी हैं सब जहाँ के तहाँ रुके हुए हैं। जिनके घरों के लिंटर पड़ने थे, जिनके घरों के लिंटर खुलने थे, दीवारें बननी थी, उनके घर में प्लास्टर होने थे, टाइल पत्थर का काम होना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब कुछ जैसे कि तैसे ही है। बिल्कुल वो लोग कितनी परेशानियां उठा रहे हैं, इससे हुकूमत को कोई लेना देना नहीं है। शराब की दुकानें खुल गई साहब, वहां पे लॉकडाउन का कोई पालन नहीं है। लॉकडाउन वहां कोई मायने नहीं रखता। 40-45 दिन प्रशासन के पसीने छूट गए, प्रशासन सो नहीं पा रहा है, डॉक्टर और पुलिस परेशान हैं। उनकी मेहनत पे पानी फेर दिया हुकूमत ने शराब की दुकानें खुलवा करके। शराब के बिना जनता ने एक चीज तो जाहिर कर दी कि वो शराब के बिना रह सकती है, लेकिन हुकूमत ने ये चीज बता दी कि हुकूमत शराब बेचे बिना नहीं रह सकती। इस शराब, एक दिन के 2 दिन के शराब की दुकानें खुलवाने की वजह से हजारों घर तबाह बर्बाद हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से पैसे मांगे शराब के लिए, तो बीवी ने कहा कि भाई मेरे पास पैसे कहाँ हैं, घर का राशन पानी नहीं है, बच्चों की फीस नहीं हो पा रही है, बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारी और ज़रूरतें हैं घर में। तो शौहर ने कहा, हस्बैंड ने कहा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे शराब के लिए पैसे दे दूँ। जब बीवी ने मना करा, शौहर ने बीवी को बहुत मारा। कई केस तो ऐसे आए हैं, एक रिसेंटली केस ऐसा आया कि वो वाइफ प्रेग्नेंट थी और शौहर ने उसको जान से मार दिया, सिर्फ और सिर्फ इसका रीजन थी। कल तक तबलीगी जमात निशाने पर थी साहब। जब शराब के ठेके, जब थोड़े दिन पहले की बात है, तो तबलीगी जमात पर कितना बड़ा तोहमत ये वो सब, उसकी तो खैर सच्चाई सामने आई नहीं, ठीक है।
लेकिन अब एक जमात और साहब आ गई है, वो थी तबलीगी जमात और ये थी तलब लगी जमात। तलब लगी जमात को इतने उनको रुक नहीं पा रहे हैं वो शराब के बिना, क्योंकि सरकार उनको पूरा सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि साहब शराब की जो है होम डिलीवरी करवाई जाए। मैं हाथ जोड़ता हूं साहब, सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय और तमाम न्याय प्रणाली, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं कि प्लीज शराब के बिना लोगों की जिंदगी गुजर रही है और अच्छी गुजर रही है। कुछ दिन मुमकिन हो तो कुछ दिन शराब की बिक्री पर बैन लगा दीजिए। जब मुल्क के हालात सुधर जाएं, आप शराब बेचिए, अफीम बेचिए, गांजा बेचिए, स्मैक बेचिए, हेरोइन बेचिए, आप जो चाहें देश हित में। आपको लगता है कि साहब यही चीजें देश हित में हैं, आप खूब बेचिए, इनके स्टॉल लगवाइए, जगह जगह ठेलों पे रख के बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज इस वक्त देश बहुत बड़ी त्राही कर रहा है, देश बहुत बड़ी संकट से गुजर रहा है। इस वक्त देश के ऊपर और देशवासियों पर रहम खाइए, मेरी न्याय प्रणाली से हाथ जोड़ के गुजारिश है। मजदूर बाहर फंसे हुए हैं साहब, उनको घर तक पहुंचाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, ठीक है। जो अरबपति खरबपति हैं, जो सरकार के चहेते हैं, सरकार उनका लोन माफ कर सकती है। उसमें बहुत सारे नाम हैं, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आप लोग भी जानते हैं। और अभी रिसेंटली एक चीज आपने देखी, हमने सबने देखी, कुछ मजदूर बेचारे सड़क के रास्ते से नहीं जाते हैं कि इसलिए कि पुलिस उनको सवाल जवाब करती है, 2-4 जगह पीट भी देती है, तो वो बेचारे डर की वजह से रेल की पटरी का रास्ता उन्होंने चुना। तो थक गए बहुत ज्यादा, उनको पता था कि ट्रेन तो आती नहीं है, अभी ट्रेनें तो चल नहीं रही हैं, वो गाफिल थे बेचारे, इस चीज से अनजान थे। वो पटरी पे कहीं छाया थी और पटरी पे ही सो गए। पटरी पे जब उनको थके हारे बेचारे 2-2, 3-3 दिन का सफर कर रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, परिवार में जाना है, फैमिली में जाना है, तो पटरी पे सो गए, गहरी नींद आ गई। एक मालगाड़ी ट्रेन आई, 16 बंदे वहीं पे कट गए, ठौर काट दिए उसने। अब इसका जवाब कौन देगा? जो बंदा घर से बाहर निकलता है वो शौक में नहीं निकलता है, मजबूरी में निकलता है। इसके लिए पूरी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, पूरी जिम्मेदार। और किसी भी नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इवन मुख्यमंत्री, किसी के मुंह से ये अल्फाज नहीं निकले कि हम जो ट्रेन एक्सीडेंट में जो पटरी पे बंदे मरे हैं उनके परिवार को ये सहायता हम देते हैं। किसी के मुंह से नहीं निकली वो सहायता। मैं सलाम करता हूं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जगन मोहन रेड्डी। अभी वहां पर एक कोइंसिडेंट ठीक कहेंगे उसको, एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया, तो उसमें 11 लोगों की जान चली गई और काफी लोग उसमें बीमार हो गए। तो वहां के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, एकदम कोई देर नहीं, कोई डिले नहीं, मरे हुए जो गुजर गए लोग, जिनकी डेथ हो गई है, 1 करोड़ रुपया उन लोगों को, और जो बीमार हो गए, जो हॉस्पिटलाइज हैं, उनको 10-10 लाख रुपए। मैं सलाम करता हूं उनकी सोच को, ठीक है। एक तरफ हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है जो लोगों से पैसा ले तो रही है, लेकिन शहीदों को और मरे हुओं को पैसा देना नहीं जानती, ठीक है। इसका बदला लेगी, आने वाले टाइम में जनता लेगी। सैनिकों के साथ भेदभाव, अभी हाल ही में हमारे बहुत बहादुर और जाबाज सैनिकों ने अपनी जान गंवाई अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, और अपनी आन बान शान के लिए, अपनी बटालियन के लिए, और अपने इस कपड़े के लिए। जो कपड़ा ये आज शरीर पे सजा हुआ नजर आ रहा है आपको, इस कपड़े की लाज रखी उन लोगों ने, अपनी जान दे दी, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे वो लोग। उनके साथ ये सरकार, ये हुकूमत भेदभाव कर रही है। कर्नल आशुतोष शर्मा, सल्यूट करता हूँ उनकी शहादत को मैं, उनकी फैमिली को मैं दुआ करता हूँ, या खुदा उनकी फैमिली को सब्र दे, उनकी फैमिली को हिम्मत दे। उनकी वाइफ ने एक बहुत अच्छा कमेंट डाला था कि मैं बिल्कुल आंसू नहीं बहाऊंगी, मैं अपने शौहर, अपने पति की शहादत पे फख्र महसूस करूंगी। और हर शहीद की विधवा के ये अल्फाज होने चाहिए कि अपने मुल्क के लिए जान दी है। मैं 18 साल फौज में सर्विस की, मेरी ख्वाहिश थी मुल्क के लिए मैं अपनी जान दूं, लेकिन मेरी शायद मैं बहुत बदकिस्मत इंसान हूं कि मैं मुल्क के काम नहीं आ सका। खैर, उसके बाद शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा, 50 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको अनाउंसमेंट किया। वहीं पे एक यादव फौजी हैं, उनके लिए सरकार ने सिर्फ सहानुभूति अपनी तरफ से निभाई है। क्यों? वो किसी का बेटा नहीं था, वो किसी का पति नहीं था, किसी का बाप नहीं था। ये दोहरा मापदंड क्यों है?
शहीद होता है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी कम्युनिटी का बंदा हो, वो शहीद है जिसने देश के लिए अपना प्राण दे दिया, अपनी जान दे दी। उसका पूरा परिवार उस सम्मान का हकदार है जो एक बंदे को मिलता है, वो सब बंदों को बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं बहुत सख्त मजम्मत करता हूँ हुकूमत के इस फरमान की, और मैं हुकूमत से इस चीज की गुजारिश करूंगा कि प्लीज शहीदों में भेदभाव मत करिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, आप सब लोग जानते हैं कि फौज हमेशा संकट की घड़ी में काम आती है, और फौज के ऊपर राजनीति अच्छी नहीं है। फौज एक ऐसी संस्था है, ऐसा एक संगठन है, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में भेदभाव नहीं करती है। सब धर्म इक्वल है फौज के अंदर। मैं छुट्टी आया, मैं मुस्लिम हो गया, दूसरा मेरा हिंदू भाई छुट्टी गया, वो हिंदू हो गया, लेकिन जो बंदा छुट्टी अपने घर पे काटने के बाद दोबारा अपनी बटालियन में जब जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फौजी होता है। कोई धर्म उसका नहीं होता, कोई जाति उसकी नहीं होती, कोई उसका मजहब नहीं होता। उसका मजहब होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये कपड़ा पहन लिया, वो फौजी है और कोई धर्म नहीं, और देश के लिए जान देना जानता है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, तमाम लीडरशिप जो भी भारतीय जनता पार्टी की है, कि प्लीज फौज के साथ राजनीति मत करिए। फौज को हमेशा आप उस मुकाम तक पहुंचाइए जो हमें दूसरे मुल्क, दूसरी कंट्रियों से लड़ सकें, हम अपनी जीत दर्ज कर सकें, हम अपने आप को ताकतवर हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। पाकिस्तान को 10 बार धूल चटाई है हमने, चाइना को 10 बार धूल चटाई है हमने, और जो भी मुल्क हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा, हम इंशाअल्लाह उसको धूल चटाएंगे। और ये हमारी सेना, हमारी फौज इस चीज़ में अपने आप सक्षम है, अपने आप में वो काबिलियत रखती है कि जो मुल्क, जो भी आंख हमारी तरफ दुश्मन की नज़र उठेगी, हम उसको फोड़ना बखूबी जानते हैं। खुदारा इंडियन आर्मी के ऊपर राजनीति मत करिए। अगर जवान शहीद हुआ है, ऑफिसर शहीद हुआ है, तो रैंक में फर्क है, लेकिन परिवार उसका भी था, परिवार उनका भी था। उनको भी राहत राशि की जरूरत है, उनको भी जरूरत है, उनके फैमिली को भी जॉब की जरूरत है, उनको भी जरूरत है। प्लीज, अगर आप कर्नल को 50 लाख दे सकते हो तो एक जवान को 30 लाख, 40 लाख भी दे सकते हो। फौज उन हालातों से गुजर सकती है, फौज उन हालातों से गुजरती है साहब, जहां सुनने वाला हिम्मत छोड़ देता है और देखने वाला दम छोड़ देता है। तो फौजी के ऊपर राजनीति अच्छी नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पूरे घमंड में भरी हुई है, उसको अपना हित और अनहित दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात मत भूलिए कि यहाँ पर सरकारों का गठन जनता करती है। जिस दिन जनता की आंख खुल गई, आपको भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, कल तक एक इंडियन आर्मी का सिपाही था, आज भी हूँ, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ। और वो समाजवादी पार्टी जो किसी में भेदभाव नहीं करती, किसी में फर्क नहीं करती। अगर हिंदू शहीद हुआ है, हिंदू को सम्मान मिलेगा, मुस्लिम शहीद हुआ है, मुस्लिम को सम्मान मिलेगा, क्रिश्चियन, सिख, कोई भी भाई मेरा शहीद हुआ है, सम्मान उसको प्रॉपर देना जानती है वो है समाजवादी पार्टी। और अखिलेश यादव जैसा नेता उत्तर प्रदेश में ना है और ना हुआ है। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना बना करके मैं देश की जनता से और देश के तमाम सेकुलर जितने भी तबके हैं, जो संस्थाएं हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि प्लीज देश को बचाइए। क्योंकि मैं कौम की बात नहीं करता हूं, मैं देश की बात करता हूं। मैं मुस्लिम बेशक हूं, लेकिन पहले हिंदुस्तानी हूं। तो मेरा हिंदुस्तान सलामत रहे, सुरक्षित रहे, दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए, ये मेरी कोशिश है और ये मेरा जज्बा है। और इंशाअल्लाह इसमें कोई पीछे, लेकिन आज जो पॉलिटिक्स, जो राजनीति हो रही है, वो बेहद शर्मनाक है। कल तक कहा जाता था साहब, मैं आपको कुछ वीडियो सुना देता हूँ, करनी और कथनी में जो फर्क होता है वो आप सुनिए साहब। हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा
ये उनका सपना है जिन्होंने सालों के सपने चूर चूर कर दिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भाषण बहुत बढ़िया देते हैं, बहुत अच्छी भाषण की बहुत अच्छी आपकी एक पकड़ है आपकी। जहां भी जाते हैं जो चाहते हैं, क्योंकि जब भाषण देते हैं तो दिमाग और जबान का कनेक्शन कट जाता है। क्या बोलना है और किस बात पे अमल करना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। थोड़े दिन पहले साहब ने खड़े होकर एक स्पीच दी थी कि मैं गरीब आदमी के जो हवाई चप्पल पहनता है मैं उसको हवाई जहाज में देखना चाहता हूँ। अरे साहब, आप चौकीदार थे, चौकीदार हैं और चौकीदार ही रहेंगे। आपको जरा सी भी समझ नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। आपने बोला था कि मैं उस आदमी जो हवाई चप्पल पहनता है उसको हवाई जहाज में देखना चाहता हूँ। साहब, आपने पैरों में हवाई चप्पल भी नहीं छोड़ी, नंगे पैर मजदूर अपने घर जा रहा है। इन आंखों से देखा है, इन आंखों ने वो तस्वीर देखी है, छोटे छोटे बच्चे, एक लेडीज जिसकी गोद में 2 साल का बच्चा और 8 महीने का बच्चा पेट में, वो औरत पैदल बेचारी दिल्ली से निकल पड़ी बिहार जाने के लिए। ठीक है, आपको तो साहब ना औलाद है, ना आपका परिवार है, ना आप एक माँ से मिलने जाते हैं, वो भी कैमरा मीडिया सब लेके जाते हैं। तो हम दुआएं करेंगे आपकी माँ, आपकी वालदा लंबी उम्र जिए, लेकिन दूसरों का भी परिवार है साहब, उसका भी ध्यान रखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मैं हाजी हसनैन अली फौजी यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसके बराबर में बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। जय हिंद, जय भारत।